गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस या गैसों में अभिगमन घटनाएं। गैसों में 3 प्रकार की अभिगमन घटनाएं होती हैं, लेकिन गैसों की अभिगमन घटनाएं पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मीन फ्री। पहला टॉपिक है औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ। अणुगति सिद्धांत, जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु अति सूक्ष्म आकार के पूर्णतः प्रत्यास्थ गोलों की भांति व्यवहार करते हैं। हमने पढ़ा था अणुगति सिद्धांत में गैस के अणु बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं और वो प्रत्यास्थ गोलों की तरह गति करते हैं। ये अणु तीव्र चाल से सभी संभव दिशाओं में लगातार अनियमित गति करते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक अणु गति करते हुए परस्पर अन्य अणुओं से टकराता रहता है। प्रत्येक टक्कर में अणु की चाल व गति की दिशा दोनों ही बदल जाती है। चूँकि अणुओं के समय को छोड़कर टक्करों के समय को छोड़कर अणु एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाते हैं, अतः 2 क्रमिक टक्करों के बीच अणु एक नियत चाल से सरल रेखा में चलता है। इस प्रकार यदि हम किसी एक अकेले अणु का मार्ग भिन्न भिन्न लंबाइयों की टेढ़ी मेढ़ी सरल रेखाओं से बना हुआ मान सकते हैं, जो कि हमने इस डायग्राम में बता रखा है। मान लीजिए एक अणु है, वह दूसरे अणु से टक्कर करता है। टक्कर करने के बाद उसकी डायरेक्शन बदल जाता है, वो दूसरी दिशा में गति करता है। उसके बाद वो तीसरे अणु से टकराता है। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि अणुओं का मार्ग जो है वो भिन्न भिन्न लंबाइयों की टेढ़ी मेढ़ी सरल रेखाओं से बना हुआ होता है। 2 क्रमिक टक्करों के बीच अणु द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तय की गई दूरी को अणु का मुक्त पथ कहते हैं। किन्हीं भी 2 क्रमिक टक्करों के बीच अणु द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे मुक्त पथ कहते हैं। और विभिन्न टक्करों के बाद भिन्न भिन्न पथों की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती है। चूँकि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ लंबाई कम है, कुछ 2 टक्करों के बीच में अणु द्वारा तय की गई दूरी कम है और कुछ टक्करों के बीच में अणु द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न टक्करों के कारण भिन्न भिन्न मुक्त पथों की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती है। किसी लंबे समय के लिए अणु के सभी मुक्त पथों के औसत मान को औसत मुक्त पथ कहते हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत देर लंबे समय के बाद अणु के जितने भी मुक्त पथ हैं, उसने जितने भी अणुओं के बीच उसकी जितनी भी अणुओं से टक्कर हुई है उसके बीच में उसने जो औसत दूरी तय की गई है, उन सब के औसत मान को औसत मुक्त पथ कहते हैं और इसे लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः औसत मुक्त पथ वह औसत दूरी है जो अणु 2 क्रमिक टक्करों के मध्य तय करता है। किन्हीं भी 2 क्रमिक टक्करों के बीच में अणुओं के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, औसत दूरी तय की जाती है, उसे औसत मुक्त पथ कहते हैं। यदि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n विभिन्न मुक्त पथ है, तो औसत मुक्त पथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सभी मुक्त पथों का औसत होता है। तो हमने ये वहाँ पर ये माना है कि वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n उसके n टक्करों के बीच के विभिन्न मुक्त पथ है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। तो औसत मुक्त पथ को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेकंड में अणु द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय 1 सेकंड में अणुओं की संख्या। मुक्त पथ औसत मुक्त पथ को डिफाइन किया जाता है 1 सेकंड में अणु द्वारा तय की गई दूरी। 1 सेकंड में अणु कितनी दूरी तय कर रहा है डिवाइडेड बाय 1 सेकंड में अणुओं से टक्करों की संख्या। वो 1 सेकंड में कितने अणुओं से टक्कर कर रहा है। या इसको लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू अणु की माध्य चाल डिवाइडेड बाय टक्कर की आवृत्ति। टक्कर के माध्य चाल और टक्कर आवृत्ति का रेशो
मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ कहलाता है। टक्कर आवृत्ति निकालने या औसत मुक्त पथ निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि एक बर्तन में कोई विरल गैस भरी हुई है और गैस का केवल एक अणु A माध्य चाल c बार से गतिमान है और अन्य सभी अणु स्थिर है। औसत मुक्त पथ लैम्डा का मान निकालने के लिए हमने ये माना कि एक बर्तन में कोई विरल गैस भरी हुई है और गैस का केवल एक ही अणु c बार चाल से गतिमान है। हमने ये माना कि केवल एक अणु A c बार चाल से गतिमान है और अन्य सभी अणु स्थिर है। साथ ही साथ हम ये मान रहे हैं कि एक अणु का व्यास सिग्मा है, उसका व्यास हमने सिग्मा माना है और प्रत्येक एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। हमने ये माना था कि बर्तन में कोई विरल गैस है, गैस का केवल एक अणु A माध्य चाल c बार से गतिमान है, अन्य सभी अणु स्थिर है। साथ ही साथ हमने ये माना था कि अणु का व्यास सिग्मा है और प्रत्येक एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। अब गतिशील अणु, चूंकि एक अणु A गतिशील है तो गतिशील अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जो उसके केंद्र में सिग्मा दूरी पर स्थित होंगे, अर्थात दो अणुओं के मध्य टक्कर केवल तभी संभव है जबकि दूसरे अणु का केंद्र अणु A के केंद्र के चारों ओर त्रिज्या सिग्मा के गोले में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जबकि अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी सिग्मा होगी। तो दो अणुओं के बीच की टक्कर तभी होगी जब दो अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी सिग्मा होगी। या दूसरे शब्दों में, अतः गतिशील अणु A एक सेकंड में उन सभी अणुओं से टकराएगा जो लंबाई c बार और त्रिज्या सिग्मा के गोले में उपस्थित होते हैं। क्योंकि अणु A गतिशील है, उसकी चाल हमने c बार मानी थी, तो उन सभी अणुओं से, अणु एक सेकंड में उन सभी अणुओं से टकराएगा जो लंबाई c बार और त्रिज्या सिग्मा के गोले में उपस्थित होते हैं। ये जो हमने माना है, इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या सिग्मा है। और इस जो होता है आधार का क्षेत्रफल, इसको संघट्ट काल या कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि एक सेकंड में अणु A की टक्करों की संख्या होगी बेलन का आयतन इंटू एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। चूँकि बेलन के आधार का क्षेत्र, क्योंकि बेलन के आधार की त्रिज्या सिग्मा है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर और बेलन की लंबाई c बार है, तो बेलन का आयतन हमारे पास आ जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर एंड c बार। और एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या मान लेते हैं n। तो अणु एक सेकंड में अणु A की टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहेंगे और टक्कर आवृत्ति होगी हमारे पास पाई सिग्मा स्क्वायर c बार इंटू n। तो हम ये कह सकते हैं कि औसत मुक्त पथ, जिसको कि हम सिग्मा कहते हैं, वो हमारे पास आएगा अणु की माध्य चाल डिवाइडेड बाय टक्कर आवृत्ति। अब अणु की माध्य चाल हमने मानी थी c बार और टक्कर आवृत्ति हमने कैलकुलेट की है, वो हमारे पास आ रही है पाई सिग्मा स्क्वायर c बार इंटू n। c बार से c बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 पाई n सिग्मा स्क्वायर। ये हमने निकाला है औसत मुक्त पथ, और औसत मुक्त पथ हमें मिल रहा है 1 पाई n सिग्मा स्क्वायर। ये जो सूत्र हमने निकाला है, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने समय हमने ये माना था कि केवल अणु A गतिशील है तथा अन्य सभी अणु स्थिर है। लेकिन चूंकि गैस में ऐसा होता नहीं है, सभी अणु गतिशील होते हैं, अतः टक्करों की संख्या में माध्य चाल c बार के स्थान पर अणु A की अन्य अणुओं के सापेक्ष माध्य आपेक्षिक चाल लेनी चाहिए तथा अणु की माध्य चाल c बार के लिए
मैक्सवेल के चाल वितरण नियम द्वारा माध्य अपेक्षित चाल c/√2 प्राप्त होती है। तो अतः इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमें c बार के स्थान पर c/√2 लेना चाहिए, जो कि मैक्सवेल के चाल वितरण नियम से निकाला जाता है। तो अगर हम c बार की जगह c/√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माध्य मुक्त पथ आएगा लैम्डा इज इक्वल टू c/पाई सिग्मा स्क्वायर n c बार एंड √2। अगेन c बार से c बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं गैस का माध्य मुक्त पथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n c स्क्वायर। यदि हम ये माने कि एक अणु का द्रव्यमान m है और गैस में n अणु है, तो गैस का घनत्व रो इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू n। अगर हम इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से जहाँ पर हमने घनत्व का मान निकाला है वहाँ पर हम n निकालें तो n इज इक्वल टू हमारे पास होगा ρ/m। यह n का मान अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पर कि हमने मुक्त पथ निकाला है, औसत मुक्त पथ, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू m/√2 पाई रो सिग्मा स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं m/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर रो। अतः गैस का औसत मुक्त पथ गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का औसत मुक्त पथ है, मीन फ्री पाथ जो है वो गैस की डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और गैस का मीन फ्री पाथ गैस के अणुओं के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि गैस का दाब P है और ताप T है तो आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT। अगर हम R का मान रखना चाहे, R जो कि गैस कांस्टेंट है उसका मान हम रखना चाहें तो वो हमारे पास होगा N इंटू K। तो हमारे पास आएगा PV इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू NKT। तो इससे अगर हम P निकालें इस एक्सप्रेशन से तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू N/V इंटू KT, या इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल n KT। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल n का मान निकालें तो स्मॉल n हमारे पास आएगा P/KT। तो ये n का मान, ये जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पर कि हमने औसत मुक्त पथ निकाला था, अगर हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन था 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। वहाँ पर हम n का मान रख रहे हैं तो हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एंड P। तो हम लिख सकते हैं कि गैस का औसत मुक्त पथ गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस का मीन फ्री पाथ गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और गैस के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला टॉपिक है अभिगमन घटना या ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। जब भी किसी गैस में द्रव्यमान, संवेग अथवा ऊर्जा में प्रवणता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी द्रव्यमान, संवेग अथवा ऊर्जा में प्रवणता होती है तो गैस, द्रव या ठोस में अभिगमन घटना उत्पन्न होती है और अणु का बहाव तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रवणता रहती है, जब तक कि सभी तरफ द्रव्यमान, संवेग या ऊर्जा बराबर नहीं हो जाती। तो गैस अणुओं की गति के कारण 3 राशियों का अभिगमन होता है। पहली राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान अभिगमन तब होता है जब गैस का घनत्व एक सा नहीं होता है।
अगर पूरे सभी जगह पर गैस का घनत्व एक सा नहीं होगा तो गैस के अणु अधिक घनत्व वाले स्थान से कम घनत्व वाले स्थान की ओर जाते हैं और इस क्रिया को विसरण कहते हैं। तो जब भी किसी गैस, द्रव या ठोस में द्रव्यमान घनत्व एक जैसा नहीं, जब भी किसी द्रव, ठोस या गैस में घनत्व एक सा नहीं रहता है तो गैस अणु अधिक घनत्व वाले स्थान से कम घनत्व वाले स्थान की ओर जाएंगे और इस क्रिया को विसरण कहते हैं। संवेग का अभिगमन तब होता है जब गैस अणुओं की विभिन्न सतहों का वेग एक सा नहीं होता है। तो इस अभिगमन की घटना के कारण श्यानता का गुण उत्पन्न होता है। तीसरी तरह का अभिगमन है ऊर्जा का अभिगमन, और ऊर्जा का अभिगमन तब होता है जब विभिन्न स्थानों पर अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है और इस अभिगमन के कारण ऊष्मा का चालन होता है। तो आपको इस टॉपिक में 3 तरह के अभिगमन घटनाएं या 3 तरह की ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़ना है। पहला है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ड्यू टू विस्कोसिटी, उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे। दूसरे में हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इंडक्शन निकालेंगे, थर्मल कंडक्शन निकालेंगे। और तीसरा है जिसमें कि हम कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न निकालेंगे।